लगता है एक बार फिर से विश्वगुरु के लिए माफी मांगने का मुहूर्त बन रहा है। जी हाँ, वक्फ संशोधन को लेकर मोदी सरकार ने जो किया है उसे लेके जैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, शायद उसकी कल्पना भी गुजराती जोड़ी ने नहीं की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदू हृदय सम्राट विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल मुसलमानों से माफी मांगेंगे, तो जरा ठहरिए। भारत के मुसलमानों के साथ वो बिरादरी आ गई है जिनके सामने हुजूर इतिहास में घुटने टेक चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। देश के सिख वक्फ संशोधन के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं और जो ऐलान किया है वो नफरती चिंटुओं के माथे के पसीने को पैर तक पहुंचाने के लिए काफी है। चर्चा है कि देश के सिखों ने मुसलमानों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानने का बेड़ा उठा लिया है, क्योंकि उन्हें यह संदेह है कि अगला नंबर उनका है। मोदी सत्ता 1925 के गुरुद्वारा एक्ट को भी आने वाले वक्त में चेंज कर सकती है, यानी बदल सकती है। और सिखों के अलग धर्म की जो मांग है वो भी टेंशन में है। इस मामले पर भाजपा की पुरानी सहयोगी रही अकाली दल से लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और मुसलमानों ने जिस तरह कमर कसी है वो गुजराती जोड़ी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत कर सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिला कलेक्टरों को भूमि पहचान का आदेश दे दिया है। माहौल और गर्माने लगा है। पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इस बार आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चल नहीं पाएगी और अगर चलेगी तो कदमों से जमीन खिसक जाएगी। मसला बड़ा गंभीर है, आखिर तक सुनिएगा। जितना आगे बढ़ेंगे कहानी आसान होती जाएगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके उन मुद्दों पर बात हो पाती है, खुल के चर्चा हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिखों को इस बात का डर क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के बाद अब उनका नंबर आ सकता है? पंजाब के नेता आखिर क्यों कह रहे हैं कि गुरुद्वारा कानून को यह सत्ता बदल सकती है? और क्यों बीजेपी सिखों के अलग धर्म की मांग को खारिज कर रही है? आखिर पंजाब में हलचल क्यों है? जिस राज्य में सिर्फ 2% मुसलमान हैं, उनके साथ अकाल तख्त के जत्थेदार मीटिंग क्यों कर रहे हैं? वक्फ कानून में संशोधन के बाद ये सवाल बहुत बड़े हो गए हैं और ऐसा लगता है कि सत्ता के खिलाफ बगावत बड़े स्तर पर होने वाली है, क्योंकि जो काम राम मंदिर का आंदोलन नहीं कर पाया, जो काम नागरिकता संशोधन नहीं कर पाया, जो काम 3 तलाक नहीं कर पाया, वो काम वक्फ कानून करेगा। आडवाणी की अगुवाई में जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो मोदी उनका रथ हाँक रहे थे। इसी आंदोलन के बाद बाबरी तोड़ी गई। यह आंदोलन गुजरात से शुरू तो हुआ था, लेकिन मूल रूप से हिंदी पट्टी का था। वक्फ कानून का असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होगा, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक होगा, हर राज्य में होगा, हर शहर में होगा, हर कस्बे में होगा। वक्फ संपत्तियों को लेकर विवादों का सीरियल ब्लास्ट हो सकता है। हिंदू मुस्लिम दंगे की हांडी साल भर चूल्हे पे चढ़ी रहेगी। पुलिस, पटवारी, वकील और भ्रष्ट जजों के लिए कुबेर का खजाना खुल गया है। सब मिलकर मुसलमानों को निचोड़ेंगे और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, जहां होने वाली हर सुनवाई पर सबकी नजर टिकी है, जिसका देश के कोने कोने तक असर होगा। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अंधभक्तों के लिए नशे की खुराक का ऐसा इंतजाम किया है जो परमानेंट चलता रहेगा। कई सालों तक उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव और करीब आने दीजिए, आप देखिएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और खतरा इस बात का है कि बड़ी संख्या में सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है, अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, क्योंकि वक्फ कानून में प्रावधान है। आधिकारिक आंकड़ा है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा यदि किसी का है तो वो है सरकार का, यानी सरकार खुद ही कब्जेदारी है। और नए कानून के बाद कब्जाधारी सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा अपने आप पे खत्म हो जाएगा। पुराने कानून में कहा गया था कि कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है, मगर नए कानून में क्या है कि गैर मुस्लिम वक्फ का मेंबर तो हो जाएगा लेकिन संपत्ति दान नहीं कर सकता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि समानता के आधार पर यह कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा क्या? तो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुनिए, जो पहले ही कह रहे हैं कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, क्योंकि विपक्ष 3 तलाक के मुद्दे पर भी गया था, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के खिलाफ भी कोर्ट गया था, 370 के संशोधन को भी असंवैधानिक बताया गया था, कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब आप सोच लीजिए और अपने मन में सवाल करिए कि रविशंकर प्रसाद आखिर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उनको जाने दीजिए? सवाल है कि क्या सेटिंग है? आखिर रविशंकर प्रसाद की जबान से ऐसी बात क्यों निकल रही है? क्या सब कुछ मामला प्लान पहले से फिक्स है? बाकी आप तो जानते हैं कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्रता से काम कर रही है। मिलाड़ लोगों के घर के पिछवाड़े में करोड़ों का कैश पकड़ा जा रहा है और भाजपा ही जानते हैं कि राम मंदिर देखने के लिए टिकट कटा
भाग अयोध्या जाना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। IT सेल के सरगना अमित मालवीय ट्रोल आर्मी को असाइनमेंट मिल चुका है। सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ अब 20-20 घंटे काम करेंगे ताकि वक्फ की अवैध संपत्तियों की घर वापसी हो सके। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक तनाव बना रहेगा और बुलडोजर बाबा की कुर्सी बची रहेगी। सवाल यह है कि ये सब कुछ होता रहेगा और इस देश के अल्पसंख्यक क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं। सत्ता की मनमानी के खिलाफ सतलज के मैदानों में एक बड़ी ताकत मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठा रही है और सिखों के साथ आने से मुसलमानों को नई ताकत मिल सकती है। वक्फ विधेयक संसद से पास होकर कानून बन गया तो इसके खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सिख भी आवाज उठा रहे हैं। पंजाब के सियासी गलियारों में बड़ी हलचल है। खेती के 3 काले कानूनों पर नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देने वाले सिखों ने खुले मन से मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाई है और आने वाले दिनों में एक जोरदार आंदोलन की चिंगारी भड़कने की आहट मिलने लगी है, क्योंकि वक्फ कानून के बाद सिखों का नंबर लग सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिख ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई हिंदू उनके मामले में दखल दे, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करे? वैसे चर्चा तो ये भी है कि मुसलमानों के बाद सिख, फिर ईसाई और इसके बाद हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियों पर भी ऐसे ही सेठों और सत्ता के लोग कब्जा करने का मूड बना सकते हैं। हालांकि ये काम तो पहले ही से चल रहा है, लेकिन संगठित तरीके से नहीं है। उधर सिखों के बहुत सारे संगठनों ने, धार्मिक पार्टियों ने वक्फ कानून का विरोध किया है। कभी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ रही शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। भगवंत मान की सरकार द्वारा किसान आंदोलन को कुचले जाने के बाद पंजाब में किसान पहले से ही भड़के हुए हैं और बीजेपी को लग रहा था कि अब कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, वो किसानों को दबाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन वक्फ कानून ने सिखों और मुसलमानों को एकजुट कर दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को पसीना आने लगा है। वैसे पंजाब में वक्फ कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी आवाज बुलंद की है, क्योंकि राज्य की बड़ी आबादी कानून के खिलाफ है। पंजाब में 58% सिख हैं, इसलिए भगवंत मान को मजबूर होकर जनता की भावनाओं के साथ जाना ही पड़ा है। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है और पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। उधर पंजाब में बीजेपी 4 अप्रैल को जमीयत उलमाए हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने अकाल तख्त साहिब के आधिकारिक जत्थेदारों से मुलाकात की और इस मीटिंग में सिखों और मुसलमानों के बीच एकता पर चर्चा हुई, भाईचारे पर चर्चा हुई। यह भी बात हुई कि दोनों अल्पसंख्यक समुदायों के सामने चैलेंज क्या है। वक्फ कानून को लेकर हुई इस मीटिंग के बाद कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि यह देश सबका है और हर कम्युनिटी को, हर धर्म के लोगों को यह अधिकार है कि वो इस देश में खुशी खुशी रहें। लेकिन जब बात अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने की आती है तो संसद से बिल बहुत तेजी से पास करा लिया जाता है, जबरिया पास करा लिया जाता है। लेकिन जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की बात आती है तो कोई आवाज नहीं उठती। ये देश सबका है, यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृतियों के लोग हैं और सबको सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। सिखों और मुसलमानों के बीच मुलाकातों का ये दौर कानून बनने के बाद नहीं शुरू हुआ है, बल्कि कानून बनने से पहले ही शुरू हो गया था। मार्च 2025 में दिल्ली में सिखों और मुसलमानों की एक बड़ी बैठक हुई और चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए दोनों समुदायों को साथ आना होगा। पंजाब में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि पहले कृषि कानून के मुद्दे पर उसकी मात हुई, फिर MSP की मांग को लेकर आंदोलन हुआ तो मामला बीजेपी के खिलाफ गया। भले ही भगवंत मान ने MSP के आंदोलन को कुचल दिया हो, लेकिन पंजाब में बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई है, क्योंकि MSP की डिमांड मोदी सत्ता से हो रही थी। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में कोई सीट नहीं मिली और स्थानीय चुनावों के साथ विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। बीजेपी के लिए अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और मुसलमानों का एक सुर में बोलना चौंकाने वाला है, टेंशन वाली बात है। पार्टी कह रही है कि इसका सिखों से कोई लेना देना नहीं है, मगर सरदार सारा खेल समझते हैं, बारी बारी से तोड़ने वाला। दिलचस्प यह है कि पंजाब में सिर्फ 2% मुसलमान हैं, 58% सिख हैं और 38% से ज्यादा हिंदू हैं। लेकिन 2% मुसलमानों के हकूक के लिए भी सरदारों ने पगड़ी संभाल ली है और यही बात बीजेपी तथा मोदी शाह का पसीना छुड़ाने वाली है। पंजाब में चर्चा इस बात की है कि वक्फ कानून, नागरिकता संशोधन कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है, क्योंकि ये सरकार एक धर्म को मजबूत बनाने के लिए दूसरे धर्म को कमजोर कर रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि किसी धर्म को ये लोग मजबूत नहीं बना रहे, सबको कमजोर ही कर रहे हैं। अगर कुछ मजबूत हो रहा है तो इनकी कुर्सी और सेठ की तिजोरी। सरदारों को इस बात का डर है कि आज मुसलमान को टारगेट करने के बाद कल को ये सरकार 1925 के गुरुद्वारा एक्ट को भी बदल सकती है, ताकि सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकें। वक्फ का विधेयक अब कानून बन चुका है और 5 अप्रैल को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। तो इस सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए कि पिछली बार जब सिख और मुसलमान साथ आए थे तो CAA के खिलाफ शाहीन बाग का बड़ा आंदोलन हुआ था। सिखों का एक बड़ा जत्था शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली मुसलमान महिलाओं के समर्थन में शाहीन बाग पहुंचा था। वक्त था दिसंबर
2020 का, और तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही महीने बाद कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन होगा। मोदी सरकार खेती से जुड़े 3 काले कानून लेकर आई तो इसके खिलाफ पंजाब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने आवाज उठाई। 2% होने के बाद भी पंजाब के मलेरकोटला के मुसलमानों ने किसानों के लिए मीठे चावल और दूध की व्यवस्था की, उनके लिए लंगर लगाया, और ये सब कुछ खबरों का हिस्सा है। शाहीन बाग के आंदोलन के बाद दिल्ली में दंगा हुआ, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ मोदी को घुटने टेकने पड़े, माफी मांगनी पड़ी। वक्फ का दायरा सिर्फ मुसलमान तक सीमित नहीं है, डर अब सबको लग रहा है और इसलिए सारे अल्पसंख्यक हाथ मिला रहे हैं। गुरुदेव नानक देव यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्कॉलर जगरूप सिंह शेखों की माने तो इस देश के विकास मॉडल में मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है, चाहे वो राजनीतिक मामला हो या आर्थिक। सरकार के फैसलों में मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, न ही उनका कोई प्रतिनिधित्व है। वक्फ कानून को ही देख लीजिए, बीजेपी के पास कोई मुस्लिम सांसद तक नहीं है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, सिर्फ एक सदस्य को राष्ट्रपति ने नामित किया है। मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, और जो भाजपा मुस्लिम महिलाओं के उत्थान का दावा कर रही है, उसी भाजपा की केंद्र और तमाम राज्य सरकारों में कोई भी मुस्लिम महिला विधायक नहीं है, न तो कोई मंत्री है, न विधान परिषद सदस्य है। अब आप सोच लीजिए कि मुसलमानों के प्रति भाजपा का प्रेम कितना प्योर है और कितना मिलावटी है। मगर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि मोदी सत्ता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। यानी आसान भाषा में समझिए कि ज़ॉम्बीज को डोज देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो इस बात को इग्नोर कर रही है कि आने वाले समय में इस कानून का असर क्या होगा। जगरूप सिंह शेखों ने इस बात की आशंका जताई कि इस देश में अल्पसंख्यक अलग थलग पड़ सकते हैं, चाहे वो सिख हों या मुसलमान। सरकार का मैसेज क्लियर है कि ये देश मुसलमानों के बिना भी चल सकता है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। पंजाब में शोर इस बात का है कि एक धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म को खत्म किया जा रहा है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी पवित्र मस्जिदें मक्का और मदीना में हैं। इन्हें दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा वक्फ माना जाता है, मगर मक्का और मदीना में ये भी लिखा है कि दोनों मस्जिदें वक्फ की संपत्ति हैं। वक्फ की संपत्तियों का मालिक अल्लाह होता है, लेकिन उसका संरक्षक वक्फ बोर्ड होता है, और वक्फ बोर्ड धर्म की मदद के लिए होता है, वो गरीब मुसलमानों की मदद के लिए होता है। मोदी सत्ता कह रही है कि वो वक्फ कानून मुसलमानों की मदद के लिए लेकर आई है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए लाई है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि उस कानून में ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी। सरकार मुसलमानों के लिए करने क्या जा रही है। मोदी सत्ता ये भले ही न बताए, लेकिन योगी सत्ता की हरकतें देख के समझ में आने लगा है कि वक्फ को लेकर अगले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बवाल यूपी में होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वक्फ कानून बनते ही जिलाधिकारियों से कह दिया है कि ऐसी संपत्तियों की जांच करें जो नियमों को तोड़कर वक्फ के नाम पर की गई हैं। इन संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद जब्त करने की कार्यवाही होगी, और जब जब्ती होगी तो विरोध भी होगा। सवाल यह है कि क्या योगी की सरकार ईमानदारी से काम करेगी, कानून का पालन करेगी? इसकी उम्मीद कितनी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। सिविल मामलों को आपराधिक बनाया जा रहा है और ये गलत है, बेतुका है। पैसे के लेन देन से जुड़े मामले को आपराधिक बना दिया जा रहा है। आपको सिर्फ सोचना है कि वक्फ कानून को हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ कलेक्टर साहब को ही तय करना है। विवादित संपत्तियों के मामले में जिलाधिकारी ही प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेगा, और सरकारी संपत्ति पर विवाद हुआ तो मामला कोर्ट में जाएगा, और जब तक मामला कोर्ट में रहेगा उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संपत्तियों पर वक्फ का दावा अपने आप खत्म हो जाएगा, और ये सब कुछ कलेक्टर तय करेंगे, क्योंकि योगी ने कलेक्टरों को काम पर लगा दिया है। बाकी कलेक्टर लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।